नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। ग्रहों की जो सीरीज है उसमें हमने अभी तक राहु केतु और शनि ये बाकी रखा है। तो आज का जो एपिसोड है वो राहु केतु के बारे में है। राहु और केतु ये दोनों को हम आज इस एपिसोड में कवर करेंगे। जितना मेरा ज्ञान है, मेरी नॉलेज है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राहु और केतु है क्या। तो हम सब लोग जानते हैं, हमारी एक पहले तो पौराणिक स्टोरी के मुताबिक कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला वो देवों और दानवों में बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और देवों के बीच में जाके स्वर भानु नाम का जो राक्षस था, दैत्य, वो अपना स्वरूप बदल के बैठ गया अमृत पाने के लिए। जब विष्णु भगवान मोहिनी अवतार में अमृत दे रहे थे तब वो भी ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया और सूर्य चंद्र आजू बाजू में बैठे थे और सूर्य देव और चंद्र देव ने उसको पहचान लिया कि ये तो स्वर भानु है, राक्षस है, दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल के उसको तुरंत यहाँ से काट दिया। तो ये जो कट गया, तो ये जो हेड है ये राहु और ये जो बाकी का जो शरीर है धड़ वो केतु, और वो दोनों ऑपोजिट दिशा में 180 डिग्री में ऐसे ब्रह्मांड में घूमते हैं। ऐसी कहानी है। अब हम इसको साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये भी आप सबको पता है कि राहु और केतु क्या है। तो हमारी जो पृथ्वी की जो भ्रमण कक्षा है, सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती है और हमारे आसपास चंद्र घूमता है पृथ्वी के आसपास। तो ये जो दो जो ऑर्बिटल प्लेन है, जो भ्रमण कक्षा है, वो दोनों का जो क्रॉस कनेक्शन जो होता है, जंक्शन पॉइंट जो है, वो दो साइड है, एक इधर साइड एक इधर साइड। तो ये जो दोनों हैं वो एक राहु है और एक केतु है। ये जो छेदन पॉइंट है दोनों भ्रमण कक्षाओं का, उसमें जो उत्तरी तरफ वाला है नॉर्थ साइड का वो राहु कहा गया है और साउथ साइड का जो है उसको केतु कहा गया है। तो ये राहु और केतु है। अब इसको छाया ग्रह क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दोनों ग्रह का कोई फिजिकल बॉडी है ही नहीं। जैसे बाकी के ग्रह हैं, मंगल है, शनि है, गुरु है, शुक्र है, तो ये सब फिजिकल बॉडी है। उसका कुछ एक वॉल्यूम है, उसका एक डेंसिटी है, उसके अंदर तत्व है, तो ये सब है। लेकिन ये दोनों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये केवल एक ऑर्बिटल इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन इसका महत्व हमारे ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही दिया हुआ है। उसकी पीछे का मुख्य कारण हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ऑर्बिटल इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारे बहुत नज़दीक है। यानी पृथ्वी और चंद्र, ये दोनों का जो ऑर्बिटल इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है। इसलिए जितना मैं कहूँगा कि चंद्र हमसे दूर है, उतना ही दूर ये राहु और केतु है। दूसरी महत्व की इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए इसको छाया ग्रह बोला है। छाया क्यों है? तो छाया ग्रह क्यों है? तो सीधा साइंटिफिक पॉइंट ये है और समझने वाला मुद्दा कि हम सब जानते हैं कि राहु और केतु और कुछ नहीं किंतु सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान जो छाया पड़ती है हम पर या हमारी छाया, हकीकत में क्या होता है कि सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है कि पृथ्वी, चंद्र और सूर्य ये तीनों एक लाइन में आते हैं, लेकिन उस वक्त पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्र आ जाता है। एग्जैक्ट लाइन टू लाइन में बीच में चंद्र आ जाता है। तो चंद्र के उस वक्त आ जाने से, बीच में आ जाने से हमें सूर्य थोड़ी देर के लिए ढका हुआ दिखता है, ढक जाता है। तो जो सूर्य ढक जाता है चंद्र बीच में आने की वजह से, तो उसकी परछाई, चंद्र की परछाई हम पर पड़ती है, यानी पृथ्वी पर पड़ती है। और सेम वैसे ही जब सूर्य
पृथ्वी और चंद्र तीनों एक लाइन में, यानी उस वक्त क्या होता है कि पृथ्वी बीच में आ गई, चंद्र एक साइड और एक साइड सूर्य। ये पूनम के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन, और वो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र एक ही लाइन में है पृथ्वी से, और ये पृथ्वी के एक और चंद्र है, एक और सूर्य है, तीनों एक लाइन में है, तो ये अमावस्या पूर्णिमा के दिन होता है। तब क्या होता है कि सूर्य की जो लाइट चंद्र पर पड़ती है और जो रिफ्लेक्ट करती है, और इसकी वजह से हमें चंद्र चमकीला दिखाई देता है, वो चंद्र पर लाइट नहीं पड़ती है सूर्य की, क्योंकि उस वक्त पृथ्वी बीच में आ जाती है, और सूर्य की लाइट चंद्र पर न पड़ने की वजह से चंद्र थोड़ी देर के लिए ढक जाता है। तो ढकता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी की परछाई चंद्र पर पड़ती है, यानी हमारी परछाई चंद्र पर पड़ती है। तो ये केतु है या राहु है। तो एक जो है कि चंद्र की परछाई हम पर पड़ती है यानी पृथ्वी पर, और एक केस में क्या होता है कि हमारी परछाई यानी पृथ्वी की परछाई चंद्र पर पड़ती है। तो यहाँ दोनों जगह परछाई की बात है, इसलिए ये छाया है, छाया पड़ती है, ये छाया ग्रह इसलिए कहा गया है। और उस वक्त हमें छाया दिखती है, तो ये जो छाया दिखती है, जो दिखता है, वो हमें एहसास कराता है। इसलिए इसका भौतिक कोई भी उसका एग्जिस्टेंस न होने के बावजूद भी इसका ज्योतिष में बहुत महत्व है, और इसको छाया ग्रह कहा गया है। अब ये जो छाया है, ये परछाई, ये मैंने कहा पृथ्वी की छाया चंद्र पर, चंद्र की छाया पृथ्वी पर, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि पृथ्वी है वो लग्न है, चंद्र है वो मन है, और सूर्य है वो आत्मा है। मुझे 2-3 लोगों ने बोला था कि यार ये राहु आता है तो सूर्य को ढक देता है, न सूर्य को परेशान कर देता है। सूर्य को कोई परेशान नहीं कर सकता, वो आत्मा है। जैसे हम सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा है, सुबह 7:30-8 बजे सूर्य सामने दिख रहा है क्षितिज में, और हम पर उसकी लाइट पड़ती है, तो हमारी परछाई हमारे पीछे पड़ेगी। लेकिन उस दौरान हमसे चाहे 50 फुट दूर या 20 फुट दूर कोई एक ट्रक आके खड़ा हो गया है, या कोई बस खड़ी है, या कोई इंसान भी खड़ा है, तो उसकी वजह से हमें सूर्य अब पूरा नहीं दिख रहा है, सूर्य उस चीज के पीछे ढक गया है, और उस जो चीज बीच में खड़ी है उसकी परछाई हम पर पड़ रही है। तो मैंने कहा सूर्य आत्मा है, मन चंद्र है, और लग्न है, कुंडली में जो लग्न होता है वो पृथ्वी है, ये मान के चलो, शरीर है हमारा। तो शरीर लग्न है, चंद्र मन है, और सूर्य आत्मा है। अब शरीर की परछाई मन पर पड़ती है या मन की परछाई शरीर पर पड़ती है? सूर्य इसमें बीच में आता ही नहीं है परछाई में, क्योंकि वो तो परछाई क्रिएट कर देता है। तो इसको बहुत डीपली अगर समझने का प्रयास करें तो ये बहुत सिंपल वे में मैं समझाऊं तो जो भौतिक चीज है, जो बॉडी है वो भौतिक है लग्न, और मन है वो भौतिक नहीं है, वो सूक्ष्म है, अदृश्य स्वरूप में, हमें दिखता ही नहीं है। तो हमारे भौतिक कार्यों से, हमारी भौतिक गतिविधियों से हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ता है, जैसे हमने कोई क्रिकेटर है, उसने बैटिंग करते करते सेंचुरी कर दी, तो उसकी भौतिक क्रिया हो गई, सफलता प्राप्त हो गई, तो बहुत खुश होगा उस दिन, उसका मन प्रसन्न 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 रहेगा। और अगर वो सोच के गया होगा कि आज तो मैं मैच जिता दूंगा और अच्छे रन बनाऊंगा, लेकिन अगर वो पहले ही बॉल में क्लीन बोल्ड हो गया तो उसका उस मन पर गहरा असर होता है, भौतिक क्रिया का मन पर इफेक्ट होता है। तो यही पूरा राहु केतु का कॉन्सेप्ट है। अगर समझे तो हमारी जीवन में बनने वाली घटनाओं की, भौतिक घटनाओं की हमारे मन पर क्या असर होती है। जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं हाईवे पर, और अच्छे से मजे से गीत गाते सुनते सुनते गा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, और अचानक सामने किसी का एक्सीडेंट देख लिया, और वो बंदा
वहां पे घायल होके पड़ा हुआ है, तो हम उसको देख के हमारे मन पर जो इफेक्ट होगी ये है। और ऐसे ही जो हमने मन से जो क्रिया किया है, हमारे मन से जो हमने कुछ डिसाइड किया, उसके कारण हमारे बॉडी पर जो भौतिक इफेक्ट आती है, हमारे भौतिक पर जो इफेक्ट आती है, यानी मन की वजह से बॉडी पर इफेक्ट आना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। उसका उदाहरण के तौर पे कुछ लोगों को अननेसेसरी टेंशन करने की आदत होती है, बहुत छोटी छोटी चीज को माइंड पर ले लेते हैं, और वो किसने तो ये बोल दिया, उसने तो ये सोचा, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया उसने। तो ये जो माइंड पर ले लेते हैं और सोचते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो होगा ये होगा, बहुत ज्यादा टेंशन करते रहते हैं, तो उनको डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि यार आप ज्यादा टेंशन मत लो वरना डायबिटीज आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो ऐसी ऐसी बीमारी बॉडी में घुस जाएगी, क्योंकि फिर बॉडी पर इफेक्ट आती है, हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो मानसिक तनाव या मानसिक जो असर है उसकी भौतिक बॉडी पर जो इफेक्ट आती है ये, और बॉडी भौतिक क्रियाओं के द्वारा मन पर जो गहरा असर होता है, यही दो असल में राहु और केतु यानी छाया है। दूसरा एक पहलू अगर हम समझे इसको बहुत अच्छे तरीके से, तो परछाई है, छाया ग्रह है। तो हम कई बार बोलते हैं कि किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं कि इसकी तो परछाई भी मैं ना लूं, इसकी तो परछाई मेरे बेटे पर भी न पड़ने दूं। ठीक है, तो क्या होता है, हमें परछाई कई बार बहुत अच्छी लगती है छाया, और कई बार छाया हमें बुरी लगती है। उसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अब गर्मियों की सीजन आएगी, तो ये गर्मियों की सीजन में हम धूप में स्कूटर लेके निकले हैं अगर, या पैदल, बहुत कड़ाके की धूप लग रही है, थोड़े चले और गर्मी गर्मी लग रही है, तो हम सोचते हैं कि यार कहीं कोई पेड़ की छांव मिल जाए, तो हम पेड़ की छांव के नीचे अच्छा महसूस करते हैं, फीलिंग गुड। छाया में कहीं पेड़ की छाया नहीं मिली, और अगर साइड में कोई ट्रक पार्क की हुई है तो उसकी जो छाया पड़ रही है, उसकी छाया में भी हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं, चाहे वो इंसान की बनाई हुई चीज है। तो छाया हमें अच्छा फील कराती है, और यही छाया जब हम बहुत ठंड होती है, कड़ाके की ठंड होती है, और हम धूप खाने के लिए निकले हैं कि यार गर्मी इस बॉडी में आ जाए, हमें ठंड नहीं चाहिए, और उस वक्त हमें छाया में बैठना पड़े, तो हमें ठंड ज़्यादा लगती है और हम अच्छा फील नहीं करते। तो छाया कब अच्छी है हमारे लिए और कब बुरी है, वो कुंडली में राहु केतु का स्थान, राहु केतु किसके साथ ज्वाइंट हुए हैं, किसको प्रभावित कर रहे हैं, ये सब उसी तरह काम करते हैं जैसे मैंने अभी समझाया कि छाया हमें अच्छा फील करा रही है या छाया हमें बुरा फील करा रही है। कई लोग गुरु शिष्य के संबंध में, शिष्य भी गुरु को क्या बोलता है, मैं तो आपकी परछाई हूं, आपकी परछाई भी हमको मिल जाए, परछाई भी आपकी पड़ जाए तो भी हम धन्य हो जाए। तो कुछ अच्छे लोगों की परछाई भी जीवन में बहुत हमें कुछ प्राप्त करा देती है, हमें ज्ञान दिला देती है, हमारा भला कर देती है, और कुछ बुरे लोगों की परछाई भी हम पर पड़ जाती है तो भी वो इंसान को तबाह कर देती है। तो परछाई या छाया का इतना महत्व है, हमारी छाया भी किसी पर पड़ती है, हम भी चलते हैं तो। और अगर हम भौतिक समाज में देखें तो हम परछाई से बचना है, छाया अगर किसी की छाया हम पर न पड़े तो हमें सतर्क रहना पड़ता है, थोड़ा सा उससे दूर रहना पड़ता है, और हमें खुद अपनी परछाई न देखनी हो, हमारी परछाई हमें परेशान न करना, इसीलिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, लाइट की ओर देखना पड़ेगा। अगर आप सूर्य की ओर मुंह रख के खड़े हैं, सूर्य आपके सामने है, तो आपकी परछाई पीछे रहेगी, आपको आपकी परछाई नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप सूर्य को पीठ दिखा के बैठ गए या खड़े हो गए
तो आपको आपकी परछाई देखने को मिलेगी। और परछाई क्या होती है? इल्यूजन क्रिएट करती है। हम लोग बोलते हैं राहु इल्यूजिव है, इल्यूजन क्रिएट करता है। तो ये इल्यूजन कहां से आया? जैसे हम कई कलाकारों को देखते हैं, वो हाथों की ऐसी ऐसी उंगलियों का कुछ शेप बनाते हैं और हमें उसकी परछाई पड़ती है लाइट में, तो स्क्रीन पर हमें हिरण का मुंह, कुत्ते का मुंह, शेर या बिल्ली का मुंह, पूरा शेर बना देते हैं, बिल्ली बना देते हैं। तो हकीकत में तो वो है ही नहीं वो शेर बिल्ली, वो तो ऐसे एक कलाकारीगरी की है जिसके परछाई हमें शेर या बिल्ली या कुत्ते का एहसास कराती है। हकीकत में तो वो हाथ की कुछ करावत है। सेम वैसे ही राहु और केतु काम करते हैं, जो हकीकत में है कुछ और दिखाता कुछ और है, और हम उसी को सही मान के फिर भ्रमित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। या तो फिर अच्छा दिख जाता है जो मन को, तो फिर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर जब हकीकत सामने आती है तब दुख हो जाता है। यही राहु केतु का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब उसके गुण की बात करें तो पाराशर जी ने कहा है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी ज्यादातर राहु के जो गुण है वो शनि जैसे हैं और ज्यादातर जो केतु के जो गुण है वो मंगल जैसे हैं। आक्रामकता है, राहु में धैर्य है, मुख्य जो गुण है वो। राहु भी भ्रम फैलाता है, केतु भी फैलाता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ थोड़े से और भी एट्रीब्यूट ऐड करना चाहूंगा कि राहु को हम शुक्राचार्य जैसे भी गिन सकते हैं और केतु को गुरु बृहस्पति जैसा भी गिन सकते हैं, क्योंकि केतु कई बार हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और राहु हमें भोग की ओर ले जाता है। राहु छल कपट सिखाता है, जबकि केतु हमें नैतिकता और धर्मनिष्ठ हमें बनाता है। तो कुछ कुछ गुण लक्षण उनके दोनों गुरुओं की तरह भी बटे हुए हैं। तो ये राहु और केतु का जो मुख्य उद्देश्य है, ये मुख्य फंडामेंटल जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये किस तरह से काम करते हैं। वैसे तो ये वायु तत्व है और दूसरी महत्व की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 9 ग्रहों में 5 ग्रह ऐसे हैं कि जो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों चलते हैं, यानी वक्री और मार्गी। बुध शुक्र मंगल गुरु शनि। 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी गति कभी बदलते नहीं है। उसमें 2 तो आपको पता ही है, एक सूर्य चंद्र, वो कभी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी ही होते हैं। और राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, वो कभी मार्गी नहीं होते। इस पर से ही समझ में आ जाता है कि राहु और केतु सूर्य चंद्र के कारण ही है। और इसीलिए तो हमारे पुराणों में भी ये कथा है, सूर्य चंद्र ने उसकी चुगली कर दी और इसको भगवान ने काट दिया। सूर्य चंद्र सीधे चलते हैं, राहु केतु उल्टे चलते हैं, लेकिन वो कभी फिर से फॉरवर्ड नहीं होते। लेकिन ये जो इनको ऑर्बिटल पॉइंट है, ये जो पृथ्वी का और चंद्र का वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो नॉर्थ और साउथ का जो नोड है वो करीब करीब 18 महीने में एक राशि चक्र पूरा करता है, यानी वो शिफ्ट होता रहता है। तो एक 30 डिग्री का उसको जो ट्रांजिट करना होता है, वो 30 डिग्री जो मूव होना है, तो वो बदलता रहता है। इसीलिए एक राशि राहु और केतु को एक राशि कंप्लीट करने में करीब 18 महीने का समय, यानी 1.5 साल का करीब समय लगता है। और ये पूरा चक्र पूरा करने में उसको, राहु और केतु को, करीब 18 साल का समय भी लगता है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था। अब आप बोलेंगे कि इसका बॉडी पर मेडिकली इसका इफेक्ट क्या रहेगा, तो मैं ये कहूँगा कि बॉडी ऑर्गन में राहु और केतु, उसका खुद का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बॉडी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो कोई भी अंग पर उसका कोई स्पेशलिटी प्रभाव नहीं है। लेकिन
ये शरीर के हर अंग को प्रभावित करने में सक्षम है। जिस ग्रह के या जिस राशि का जो अंग है या जिस ग्रह जो अंग का कारकत्व है उसको वो दूषित करेगा तो वहां पर वो मेडिकली परेशान अवश्य करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर मैं ये कहूं कि थोड़ी बहुत देर के लिए मैं ये भी कह सकता हूं कि इसको और दो कैटेगरी में बांटे, थोड़ा बहुत देखें तो जो केतु है वो थोड़ा बहुत सूर्य जैसा भी है, क्योंकि ये फायर भी है दर्शाता है और सत्य और धर्म भी दर्शाता है गुरु की तरह। जबकि चंद्र की तरह राहु है, राहु इल्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है, मोह कराता है, मोह में डाल देता है, हमें लालच दिलाता है। तो कई बार राहु मन को ज्यादा मोह में डालने का काम करता है, सांसारिक ज्ञान में ले जाता है और अप्रामाणिकता, गलत डर, एक डर, फोबिया क्रिएट करता है राहु मन के अंदर। तो कई बार राहु चंद्र जैसा है तो केतु सूर्य जैसा है। राहु का और केतु का खुद का अपना कोई ज्यादा स्पेसिफिक उसके गुण नहीं है कि ये है तो ये है, लेकिन ये उसके गुण हर जगह बटे हुए हैं, केवल शनि और मंगल की तरह बटे हुए नहीं है। बहुत सारे जो बाकी के ग्रह हैं उसके जैसे बटे हुए हैं। उसके उपरांत एक चीज ये भी है कि कुंडली में राहु और केतु अगर किसी ग्रह के साथ युति करते हैं, बैठ गए हैं, तो उसके अंदर उसके गुण भी आते हैं। जैसे अगर राहु इतना बुरा प्लेनेट है, लेकिन अगर वो गुरु के साथ बैठ गया और अगर वो भी धन या मीन राशि में, तो उसके अंदर दुष्टता या बुरे जो प्रभाव है वो कम देखने को मिलेंगे गुरु कृपा से। जैसे किसी अल्लड़ बच्चे को किसी अच्छे टीचर के वहाँ ट्यूशन के लिए रख दिया या गुरुकुल में भेज दिया, तो वो फिर अच्छा संस्कार पाके धीरे 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 ठीक होके आएगा। एक लड़का के अंदर जो असंस्कारी था वो संस्कार भर गए धीरे धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर उसके गुण भी आ जाते हैं। वैसे ही केतु भी अगर गुरु के साथ बैठा है तो वो भी वही गुण देगा। गुरु ये शुक्र के साथ बैठे हैं तो भी उसके साथ उसके भी गुण वो प्राप्त करेंगे, या उसकी दृष्टि में है तो भी उसके गुण प्राप्त करेंगे। सूर्य के साथ है तो अहंकार बढ़ाएंगे। तो ये जैसे जिस प्लैनेट के साथ कंजक्शन में आते हैं उसके एट्रीब्यूट तो वो तुरंत ले लेते हैं। अब मैं इस दोनों ग्रहों की वनस्पति के बारे में बता दूं तो राहु की जो वनस्पति है वो धरो है, हम लोग गुजराती में उसको धरो बोलते हैं, जो एक घास उगता है जमीन पर ग्रीन कलर का, तो ये उसकी वनस्पति है। और जो केतु की है वो दर्भ है, जिसको हिंदी में शायद कुश भी बोलते हैं। तो बहुत तीक्ष्ण होता है, वो धारदार होता है, उससे आसन भी बनते हैं, उस पर बैठ के जप तप करते हैं लोग। तो ये इसकी वनस्पति है। और विष्णु के अवतारों की बात करूं मैं तो जो अवतारों जो मैंने कहा था बहुत पहले वाले एपिसोड में कि अवतार भी ग्रहों से हुए हैं भगवान के, तो उसमें जो वराह अवतार है भगवान का, जो उन्होंने पूरी पृथ्वी को जल में से बाहर निकाल के ले आए थे, यूनिवर्सल जो वाटर था उसमें से, तो वराह अवतार राहु से हैं। और जो सबसे पहला मत्स्य अवतार है वो केतु से आया है, ऐसा उल्लेख पाराशर होरा शास्त्र में है। तो आप राहु की पीड़ा के लिए आप वराह अवतार का पूजन और मंत्र जाप कर सकते हैं, और केतु की शांति के लिए आप मत्स्य अवतार स्वरूप का पूजन और मंत्र जाप भी कर सकते हैं। तो मेरा ये राहु केतु के बारे में आपको सिंपल वे में और टेक्निकल वे में और साइंटिफिक वे में और वैदिक वे में समझाने का ये प्रयास था। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, और
लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।